कर दी, कर दो। चलो, मन तो भिट्टी लग रही है, भिट्टी लग रही है, बाकी सब बता दे उसके। अरे क्लियर है ना? बढ़िया, चलो। कर दे। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, गला थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। मेरी वाली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूरे जोर शोर से अपनी कॉपी लेकर बैठ जाओ। और आज आपको स्कोर कैसा रखना है? फुल स्कोर रखना है, पूरा का पूरा। ये लगभग 44 क्वेश्चन है और आपको बच्चा 44/44 लाना है। तो आहू 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 करके बता दीजिए कि कौन कौन लोग ये 44 क्वेश्चन पूरे करने के लिए तैयार हैं। फटाफट से लिख दीजिए कि यस सर, हम लोग तैयार हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, सुषुप्ति का विलोम क्या है? तो आपने देखा होगा, अक्सर ये शब्द सुना होगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी अर्थात ऐसे ज्वालामुखी जो इनएक्टिव रहते हैं, जिनके अंदर से लावा नहीं निकलता, जो सोती अवस्था में रहते हैं। इसे आप सोती हुई अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोती हुई अवस्था। इसका उल्टा बताना है। निषेध का मतलब होता है नहीं, तो सोती हुई का उल्टा नहीं तो हो नहीं सकता। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, तो सोती हुई का मतलब अच्छी बुद्धि से भी नहीं है। समष्टि का मतलब है समस्त, एक साथ। जागृति का मतलब होता है जगी हुई अवस्था, जागी हुई अवस्था। तो आप जानते हैं कि सोती हुई का विलोम क्या होगा? सोती हुई का विलोम होगा जागृति। सोती हुई का विलोम क्या होगा? जागृति। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ऋजु। ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु का मतलब होता है बच्चा सीधा। ऋजु का मतलब क्या होता है? सीधा, एकदम स्ट्रेट। तो ये तो भाई इसका पर्यायवाची हो गया, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। सीधे का 3 कोण से कोई संबंध है नहीं। सरल और कठोर, सरल और कठिन ये दोनों अलग हो गए। तो ऋजु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। वक्र का असली मीनिंग होता है मुड़ा हुआ। तो सीधे का उल्टा क्या होता है? मुड़ा हुआ अर्थात वक्र। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, गौरव। गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? यह गौरव की बात है। गौरव का विलोम शर्म नहीं हो सकती, हेयत या हीनता नहीं हो सकती। गौरव मतलब एक महान, और उसका उल्टा क्या होता है? लाघव। जैसे गुरु मात्रा अर्थात 2 मात्रा और लघु मात्रा अर्थात 1 मात्रा। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है बच्चा? लाघव। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके पास, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है? वृद्धि का उल्टा बताना है आपको, वृद्धि का विलोम बताना है। अति वृद्धि मतलब बहुत ज्यादा वाली वृद्धि, तो ये तो इसका विलोम हो नहीं सकता। कम वृद्धि, ये भी इसका विलोम नहीं हो सकता। वृद्धि का मतलब है किसी चीज में इंक्रीज, जैसे आपकी हाइट वृद्धि, या किसी का वजन, किसी के वजन में वृद्धि हो रही है। और 6 का मतलब है डिक्रीज होना, अर्थात किसी के वजन में कमी हो रही है। किसी का वजन 6 घटता जा रहा है। 6 का असली मीनिंग होता है किसी चीज का घटना, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है? घटना। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, अगला क्वेश्चन आ जाता है, बलराम का पर्यायवाची पूछा है आपसे। बलराम अर्थात कृष्ण जी के भाई। कृष्ण जी के भाई, आपको बताना है बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, यशस्वी, जो जिसका बहुत ज्यादा यश हो, प्रजापति
ये ब्रह्मा का होता है। एक बात तय है, बलभद्र, भद्र माने भाई, बलराम अर्थात कृष्ण जी के जो भाई हैं उनका एक पर्यायवाची बलभद्र भी होता है। क्या होता है? भगवान बलभद्र। बहुत अच्छे, भगवान बलभद्र। आगे आ जाता है उहापोह, इसका पर्यायवाची क्या होता है? उहापोह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि मैं CHSL की तैयारी करूं, मैं CGL की करूं, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूं, मैं उहापोह की स्थिति में, मैं उहापोह की स्थिति में हूं। मैं कैसी स्थिति में हूं? मैं उहापोह की स्थिति में हूं, अर्थात मैं असमंजस की स्थिति में हूं। मैं कैसी स्थिति में हूं? मैं असमंजस की स्थिति में हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं किसकी तैयारी करूं। उहापोह की स्थिति में हूं। तो उहापोह का पर्यायवाची अर्थात एक जैसे मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? असमंजस। अगला क्वेश्चन आ जाता है उत्कंठा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? उत्कंठा का मतलब होता है बच्चा, जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है, जब हमें किसी चीज की इप्सा होती है, जब हमें किसी चीज की इहा या जब हमें किसी चीज की आकांक्षा होती है, तब हम क्या कहते हैं? हम उत्कंठा। तो हमें इससे ही एक मिलता जुलता मीनिंग चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा? लालसा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? लालसा। उत्कंठा मतलब लालसा, मेरे मन में जानने की उत्कंठा है, लालसा है, इच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथ का चंदा होना। चौथ का चंदा, अक्सर जो लोग गांव देहात से होंगे उन्होंने एक दादी नानी का एक मुहावरा सुना होगा कि यार चौथ का चंदा मतलब या जो चौथ को चांद निकलता है ना वो अशुभ होता है। क्या होता है बच्चा? अशुभ होता है चौथ का चंदा होना। इसका मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए चौथ का चंदा है तो अर्थात मतलब वो व्यक्ति अशुभ है। चौथ का चंदा होना मतलब किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चंदा मतलब किसी के लिए अशुभ होना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आपको सही मुहावरा बताना है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरे, सही मुहावरे का आपको चयन करना है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, जो अत्याचारी होता है अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। तो अत्याचारी का भी अंत होता है और अत्याचारी अपनी दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। क्या करता है? स्वयं सिर धुनता है। स्वयं सिर धुनता है बच्चा। यहां पे सही मुहावरा होगा कि वह अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंधे को दीपक दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे को दीपक दिखाना, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो भाई किसी ब्लाइंड की सहायता करना, रोशनी दिखाना तो गलत होगा नहीं। हाँ, ना समझ को रोशनी से कोई मतलब नहीं है। तो यदि ना समझ व्यक्ति को आप उपदेश दोगे कि जिसको समझना ही नहीं है, यदि आप ना समझ व्यक्ति को उपदेश देते हो तो आंसर क्या होगा? आप अंधे को दीपक दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? अंधे को दीपक, क्योंकि आप उसे उपदेश दे रहे हो और उसमें समझ है नहीं, उसमें समझ है नहीं। तो इसका बी बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है। निचेष्ट की सही संधि क्या होगी? कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल भी एक क्वेश्चन आया था विसर्ग संधि में, जिसको हमने बनाया था। क्वेश्चन था नी प्लस चल निश्चल। तो नी प्लस चेष्ट की क्या होगी बच्चा? निश्चेष्ट। इसकी बिल्कुल सही संधि होगी। नी प्लस चेष्ट की सही संधि क्या होगी छोटे? नी प्लस चेष्ट की सही संधि होगी निश्चेष्ट। समझ में आ रही है आपको? ध्यान देना है पूरा इस पर और नोट करना है कौन सा गलत कौन सा सही। अन्वेषण का शुद्ध, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, और आपको यह भी बताना है कि वो कौन सी टाइप की संधि का भेद भी बताना है। आपको संधि का भेद भी बताना है।
तो मैंने आपको बताया था जहां भी या वे आ जाएं और इनसे पहले आधा, इनसे पहले क्या हो आधा, तो हमेशा वहां पर यण संधि होगी, हमेशा वहां पर कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो यहां पर कौन सा होगा, अनु प्लस एषण, शब्द क्या बनेगा, अनु प्लस एषण, अर्थात यण संधि, ऑप्शन नंबर डी। तब जाके आपका पूरा शब्द बनेगा अन्वेषण, अर्थात किसी चीज की जांच पड़ताल, किसी चीज की जांच पड़ताल। उत प्लस ज्वल, यह बच्चा व्यंजन संधि का उदाहरण है कि यदि तय के बाद में जय आ जाए तो तय भी क्या बन जाता है, तय भी पानी, तय भी आधा जय बन जाता है। अब आपको उज्ज्वल की सही संधि बतानी है बच्चा, ये आपको शुद्ध वर्तनी में भी आ सकता है। जो उज्ज्वल शब्द होता है इसमें जो जय है वो आधा आधा आएगा, दो बार, आधा जय फिर आधा जय फिर पूरा वाह फिर लय। तो आपका सही शब्द क्या होगा, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन आ जाता है, तथापि शब्द का सही विच्छेद बताइए, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। तथ अपि बिल्कुल नहीं हो सकता, तथा पी बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ यह हो सकता है तथा प्लस अपि, क्योंकि यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, आ और ए का मिलन हुआ है, आ और ए का मिलन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तथा प्लस अपि, तथापि। अगला क्वेश्चन, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा, सूरज का तत्सम, जो भी शब्द संस्कृत से जो के त्यों, संस्कृत से जो के त्यों हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम लोग बच्चा तत्सम बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम। जो संस्कृत से बदलकर आए हैं जैसे सूरज, इस तरह के शब्द उन्हें हम लोग तद्भव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तद्भव। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा, तो सूरज का तत्सम होगा सूर्या, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा, सूरज का तत्सम शब्द होगा बच्चा सूर्य। 26 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, मक्षिका, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, अर्थात मक्षिका को मक्षिका कहते हैं संस्कृत में, परंतु जब वो हिंदी में आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हिंदी में बच्चा मक्खी कहते हैं, हम उसे हिंदी में मक्खी कहते हैं, क्या कहते हैं, मक्खी कहते हैं, मक्षिका अर्थात मक्खी। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हीरक क्या होता है, तो हस्त बच्चा इसका तद्भव हो जाएगा हाथ, यह तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, तत्सम। हस्ती का हो जाएगा दोस्त हाथी, हस्ती का हो जाएगा हाथी, और तद्भव है इसमें हींग, क्योंकि हींग को संस्कृत में कहते हैं हिंगू, संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चा, हिंगू कहते हैं। तो जो हींग नाम का शब्द है यह तद्भव शब्द है बच्चा, कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव। बहुत अच्छे। आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से एक ऐसा शब्द है जो पूरे समूह की बात कर रहा है, जो एक ग्रुप की बात कर रहा है, जिसको पढ़ने से ऐसा फीलिंग होती, ऐसी फीलिंग होती है कि यहां एक से ज्यादा की बात हो रही है, यहां पर एक से ज्यादा की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। जहाज, शिप, नाव, बोट, केवट जो नाव को चलाता है, केवट जो नाव को चलाता है, बेड़ा मतलब आपने अक्सर सुना होगा जहाजी बेड़ा, तो बेड़े में क्या होता है बच्चा, एक से अधिक जहाज होते हैं,
तो समूह की बात कहां पर, एक से अधिक ग्रुप की बात, इनमें से कौन सा शब्द ग्रुप के लिए है? तो जो बेड़ा शब्द है वो ग्रुप के लिए है, जैसे जहाजों का बेड़ा। तो आप बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे आ जाता है, आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको अशुद्ध वर्तनी का क्या करना है? चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध माने वो गलत लिखा हुआ है। साधु, आप जानते हो साधु को छोटा ऊ लिखते हैं, ना कि बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शून्य बिल्कुल सही है, शून्य में बड़ा ऊ लगता है। सांसारिक, याद रखिएगा यहां पर भी सांसारिक, लेकिन कभी भी हस्ताक्षेप नहीं होता। डी वाला बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि किसी चीज में इंटरफेयर करना, किसी के काम में टांग अड़ाना, वहां पर हस्तक्षेप होता। हस्त माने हाथ, हाथ रोकना, किसी काम में रुकावट डालना, यह शब्द अशुद्ध है। जबकि इसकी सही वर्तनी क्या होगी? हस्तक्षेप। इसकी सही वर्तनी क्या होगी? हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। इसमें आपको सही शब्द या शुद्ध वर्तनी की बात है। इसमें भी बच्चा सही शब्द या शुद्ध वर्तनी की बात है। इसमें भी सही शब्द या शुद्ध वर्तनी की बात है। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही। तो इसमें पारिणति आपने कभी नहीं सुना होगा, परिणति भी आपने कभी नहीं सुना होगा। पारिणति यह झुकने की अवस्था होती है। क्या होती है? झुकाव। जैसे आपका किसी तरफ झुकाव हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे? परिणति हो गई, परिणत हो गए आप। क्या हो गए? परिणत। और आपकी जो स्थिति होगी वो बच्चा परिणति की स्थिति हो जाएगी, झुकाव की स्थिति हो जाएगी। यहां पे भी छोटी की मात्रा, यहां पे भी छोटी की मात्रा, परि और नति में दोनों में छोटी की मात्रा है। तो आपका सी वाला जो है 35 का, वो एकदम सही उत्तर है। कॉपी पे लिख रहे हो ना? बहुत अच्छे। यामा की रचयिता कौन है? और आपको यह भी बताना है, यामा के लिए इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है। तो आपको रचयिता बतानी है, आपको कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है। इन्हें इसके लिए प्रसिद्ध पुरस्कार यामा में 4 किताब आती हैं। आपको उन 4 किताबों के नाम भी बताने हैं। आपको उन 4 किताबों के नाम भी बताने हैं। तो यामा में आते हैं भैया निहार, नीरजा, रश्मि रेखा, सांध्य गीत, निहार, नीरजा, रश्मि रेखा। ये कुल 4 किताब आती हैं। यामा में कितनी किताब आती हैं बच्चा? यामा में 4 किताब आती हैं। यामा में किसकी किताब आती है बच्चा? यामा में 4 किताब आती हैं। यामा में कितनी किताब आती है बच्चा? निहार, नीरजा, रश्मि रेखा और सांध्य गीत। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। इनकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। बताइए महादेवी वर्मा का जन्म कहां पे हुआ था? इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। यह बताइए कि महादेवी वर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? तो बच्चा महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ है वो फर्रुखाबाद में हुआ है। महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ फर्रुखाबाद, और जो मृत्यु हुई है वो प्रयागराज में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सीनियर थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा को दूसरी आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी मीरा। इनमें से एक उपसर्ग है। इन चारों में से एक उपसर्ग नहीं है। आपको यह बताने कौन सा? तो आपसे जानते हो अधर्म,
धर्म से पहले ए लग गया अधर्म। परिचित, जिसको जो हमारा जानकार होता है उसे परिचित कहते हैं। इसके आगे यदि ए लग गया तो परिचित नहीं, और चिर लग गया तो मतलब पुराने समय से परिचित, चिर परिचित। कूल का मतलब होता है हमारा समय, और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। यह भी एक उपसर्ग होता है। लेकिन जो इका होता है यह उपसर्ग नहीं होता। जो इका शब्द होता है यह कभी भी उपसर्ग नहीं होता। इका शब्द कभी भी उपसर्ग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला, उन्मेष। उन्मेष में इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यह बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूं। आपको बताना है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का खुलना, जैसे फूल का खिलना, जैसे आंख का खुलना। तो उन्मेष में हुआ है बच्चा उद प्लस मेष। उद प्लस मेष। द के आगे यदि कोई पंचमाक्षर आ जाता है तो द किस में बदल जाता है? ने में बदल जाता है। द के आगे यदि कोई पंचमाक्षर आ जाता है तो द किस में? उद का मतलब वैसे भी खुलना होता है। उद का मतलब खुलना, आंख का खुलना, फूल का खिल जाना। तो उद्मेष, तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें बच्चा उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें यहां से दा ने बन गया, तो जो नया शब्द हुआ है वो उन्मेष शब्द हो गया है। कौन सा शब्द? ये उन्मेष शब्द है। चलिए 48 आगे आ गया पयोधी। पयोधी किसका समानार्थी है? पयोधी का पर्यायवाची बताना है। पयोधी का पर्यायवाची दूध। बच्चा दूध का अलग होता है। वारी, वारी पानी का होता है। वारी किसका होता है? पानी का। और वारी जो होता है किसका? वारी जो होता है आपका कमल का, और वारिद होता है आपका बादल का। वारिद किसका होता है? बादल का। पयो, पयो माने पानी, पानी को धारण करने वाला। सिंधु, जिसे हम लोग सिंधु भी कहते हैं। समुद्र को पयोधी भी कहा जाता है। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची होता है। पयोधी किसका पर्यायवाची होता है? पयोधी समुद्र का पर्यायवाची होता है। चलिए आपको बताना है, नीचे कुछ शब्द दे रखे, इन शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इनके सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम या अविराम बताइए। अभिराम सामर्थ्य उन्नति। अविराम का एक मतलब सोचो। विराम माने रुक जाना, और अविराम का मतलब क्या होता है? बिना रुके, अर्थात लगातार। अब इसमें से आप एक शब्द ही, इसका मीनिंग आपके लिए काफी है। यदि आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता तो भी सिर्फ इसका मीनिंग आपके लिए काफी है। अविराम मतलब बिना रुके, लगातार। उन्नति बिल्कुल नहीं। सायकाल का मतलब वो होता है बिल्कुल नहीं। सुंदर का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। बिना रुके अथवा लगातार। आपको कौन से ऑप्शन में मिला? आपको ऑप्शन नंबर डी में मिला, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है लगातार। अविराम का मतलब क्या होता है? लगातार। विराम माने रुक जाना, और अविराम माने बिना रुके लगातार। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, अर्थात जो जल्दी खुश हो जाए, या जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए या जो शीघ्र। प्रसन्न चित्त का मतलब है मन से प्रसन्न रहने वाला, मन से प्रसन्न रहने वाला, अर्थात प्रसन्न चित्र। प्रसून का मतलब होता है बच्चा फूल, और आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव, भगवान भोले को भी आशुतोष कहते हैं।
भगवान भोले को भी आशुतोष। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, राक्षसों तक को वरदान देते हैं। भस्मासुर को याद है ना, भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा। भस्मासुर ने कहा पहले तुम्ही पे टेस्टिंग करूंगा कि तुम्हारा वरदान होता है नहीं। इतने भोले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। आशुतोष, आशुतोष। आगे आ जाता है 53। अगला क्वेश्चन, उपकार को याद रखने वाला। बहुत कम लोग बचे। उपकार को याद रखने वाला, जो व्यक्ति उपकार को याद रखे तो कृतज्ञ तो होता है। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला कर्मठ होता है। अपने कार्य के प्रति, अपने कार्य में लगे रहने वाला, लगन से काम को करने वाला। और कृतज्ञ होता है उपकार को याद रखने वाला। जो व्यक्ति उपकार को याद रखता है उसे आप कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कृतज्ञ कहते हैं। बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन आ जाता है बच्चा। आगे क्वेश्चन है, समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी। समय अर्थात वक्त जो होता है, जिसे हम लोग टाइम बोलते हैं, समय। सिंधु का मतलब है समुद्र। बताइए इसमें कौन सा चंचल उसका गुण है? चंचलता क्या है? समय का गुण है। बहुत जल्दी समय हाथ से निकल जाता है, लेकिन तुम्हें समय हाथ से नहीं निकलने देना। तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी है। तुम्हें मृत्यु हो जाए उस लेवल की मेहनत करनी है। और तुम्हें अपना हक लोगों के, तुम्हें अपना हक अपने संघर्ष से लड़कर जीतकर हासिल करना। और तुम कर सकते हो। तुम में से हर एक कर सकता है। समय, समय को सिंधु बता दिया गया। समय को, वक्त को सिंधु, और न इसमें सा लगाया गया न कुछ। अर्थात समय सिंधु चंचल है भारी। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। याद रखिएगा, हमेशा यहां पर रूपक अलंकार मिलेगा आपको। समय सिंधु चंचल है भारी, यहां हमेशा रूपक अलंकार मिलेगा। यहां पर मानहु, मनुहु, जानहु, जनु आदि की बात होगी। श्लेष में रहीमन पानी राखिए वाले की बात होगी। समय सिंधु चंचल है भारी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जेते तुम तारे ते नभ मैंने तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तारे ते नभ मैंने तारे हैं। यहां पर तारे और यहां पर भी तारे। एक शब्द एक से ज्यादा बार आया है। एक शब्द एक से ज्यादा बार आया है और हर बार उसका मीनिंग अलग है। यह गंगा मैया के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? गंगा मैया के बारे में हो रही है। और भक्त कह रहे कि जेते तुम तारे, कि जितने लोगों का मां गंगे तुमने कल्याण किया है, ते नभ मैंने तारे हैं, उतने तो इस आसमान में सितारे भी नहीं हैं। इतने लोगों का आपने कल्याण किया है, इतने लोगों को आपने मोक्ष दिया है कि जेते तुम तारे ते नभ मैंने तारे हैं। एक शब्द एक से अधिक बार आया और इसके अलावा इसको आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके कोई डबल मीनिंग नहीं हो सकते। तो हमेशा यहां पर यमक अलंकार रहेगा। यहां पर कौन सा अलंकार रहेगा? यमक अलंकार। जैसे वो वाला, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। इसी प्रकार से जेते तुम तारे ते नभ मैंने तारे हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यहां पर मेरे दोस्त आपका यमक अलंकार हो जाता है।
कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर, चलिए बताइए, जैसे एक बार कृष्ण जी राधा जी के पास आते हैं, तो कृष्ण जी दरवाजा खटखटाते, तो राधा जी पूछते हैं कि कौन द्वार पर, कौन द्वार पर? तो कृष्ण जी जवाब देते हैं, हरि में राधे, हरि में राधे। तो राधा जी जवाब देती है, को वानर का काम यहां, को वानर का काम यहां। इसमें कौन सा अलंकार है? एक बार कृष्ण जी राधा जी के दरवाजे पर जाते हैं, वहां पे टक टक करते हैं। राधा जी को पता होता है कि कृष्ण जी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी पूछती है, कौन द्वार पर, कि मेरे दरवाजे पर कौन हो भाई तुम? तो कृष्ण जी कहते हैं, हरि में राधे, कि राधिके, राधे मैं हरि हूं, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण हूं। तो हरि के दो मतलब होते हैं। उन्होंने तो अपने आप को कहा, राधा जी ने उनका मखौल उड़ाया, राधा जी ने उनका मजाक बनाकर कहा, को वानर को काम यहां, क्योंकि हरि का एक अर्थ वानर, बंदर, कपी, मरकट, अर्थात बंदर, मंकी। हरि का एक मतलब मंकी भी होता है। तो वो कहती है, को वानर का काम यहां बच्चा मजाक बनाने के उद्देश्य से शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा, उसी कथन को टेढ़ा मेढ़ा कहा गया है। यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार भी है, और यहां पर बच्चा, यहां पर वक्रोक्ति अलंकार ही है। बहुत अच्छे। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? जो कुंडलिया नाम का छंद होता है, किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया नाम का छंद किन दो छंदों से? अरे आपको समझ में आ भी रहा है? आप तेज तेज आंसर क्यों नहीं दे रहे? कहां रह गए हो आप लोग? कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो आप सभी जानते, जब कोई आपके कुंडल लेकर भाग जाए तो आप उसके पीछे दौड़ोगे। जब कोई कुंडल लेकर भाग जाए तो आपके पीछे दौड़ोगे। तो दोहा और रोला, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? दोहा और रोला से मिलकर बनता है बच्चा कुंडलिया। दोहा और रोला से मिलकर यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है बच्चा? ये विषम मात्रिक छंद होता है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया। यह बच्चा सरल वाक्य है। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। यह मिश्र वाक्य है। पानी ने बरसने पर सूखा बढ़ जाएगा। यह भी सरल वाक्य है। काम समाप्त करो और जाओ, यह काम समाप्त करना अलग वाक्य है, जाना अलग वाक्य है। जब दो वाक्य और अपने आप में स्वतंत्र है, ये दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, बस एक सार। अगर हम इसको कहते हैं काम समाप्त करो और घर जाओ, तो हमने सिंपल कर दिया, काम समाप्त करो और जाओ। ये हमारा ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर अगला, जातिवाचक शब्द क्या है? जातिवाचक। कामायनी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक का नाम है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने रचा है। जैसे गीता, जैसे महाभारत, तो जो पुस्तकों के नाम होते हैं वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। आम एक फल का नाम है। यदि फल होता तो फलों की जाति, यहां पे खास प्रकार का फल है आम, तो यह भी व्यक्तिवाचक हो सकता है। रसीला, यह बच्चा विशेषण है कि आम रसीला है। वकील, वकील, डॉक्टर,
नेता, भाई, ये जो रिश्ते आदि के नाम होते हैं जो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। वकीलों की एक पूरी की पूरी जाति, वकीलों की एक पूरी की पूरी जाति। यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। वकील, डॉक्टर, भाई, नेता, तो इसका मतलब संसार के सभी वकील, यह जातिवाचक शब्द है। कैसा शब्द है? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहां पर कौन सा कारक है, और यह बताइए वो कारक इनमें से किस शब्द में है। एक तो आपको कारक चिन्ह बताना है और वो कारक किस शब्द में है, वो कारक किस शब्द में है यह भी आपको बताना है। आज रात 10 बजे आपकी बच्चा करंट अफेयर जो कई दिन से छूट गए वो क्लास है। कल सुबह 10 बजे एक अनाउंसमेंट है और बच्चा कल दोपहर 12 बजे से आपकी रिवीजन क्लास है। 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां पेड़ से पत्ता अलग हुआ, वहां हिमालय से गंगा अलग हुई। और जिस चीज से अलग होते हैं, जिस भी चीज से अलग होते हैं, गंगा हिमालय से अलग हुई, तो जो कारक होगा वो अपादान कारक बच्चा हिमालय शब्द में होगा। यहां पर पेड़ से पत्ता गिरा, तो जो अपादान कारक होगा वो पेड़ में होगा। जिस चीज से अलग होते उसी में होता है। तो यहां पर गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से वो अलग हुई है। यहां पर बच्चा अपादान कारक है। इनमें से कौन सा शब्द सारंग का पर्यायवाची नहीं है या सारंग का अर्थ नहीं है? ये जो सारंग है, ये जो सारंग है बच्चा, इसके ये जो सारंग है ये बहुत ही ज्यादा, इसका ऐसे समझ लीजिए इसके कई मीनिंग होते हैं। सारंग के कई मीनिंग होते हैं। सूरज इसका मीनिंग होता है, कामदेव इसका मीनिंग होता है, पपिया इसका मीनिंग होता है, राजहंस इसका मीनिंग होता है। लेकिन शहद, मधुर, याद रखिएगा ये कभी भी सारंग शब्द का, हवा, हवा भी सारंग, युवती भी सारंग, याद रखिएगा ये सब पपिया, कामदेव, राजहंस सारंग के अर्थ हैं, परंतु शहद सारंग का अर्थ नहीं है। शहद सारंग का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। एक रेखांकित सर्वनाम है, कोई, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। बच्चा 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसके जो शब्द होते हैं वो जो सो, निज का मतलब स्वयं के लिए, आप, स्वयं के लिए। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, ये, वे। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। अनिश्चयवाचक में कोई, कोई आया है, कुछ लाया है। और निश्चयवाचक में होगा यह, वह। तो बच्चा आपको बताना है कोई, कोई आपको निश्चित नहीं है। बाबू कोई, कोई आपको, जैसे मैंने कहा कोई आया है, तो ना तो वो पुरुषवाचक हुआ, ना वो प्रश्नवाचक, ना वो निश्चित। हमें पता नहीं है कौन आया है, वो अनिश्चयवाचक है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति। डैश पीकर कोयल अपनी डैश में जाकर बैठ गई। डैश पीकर कोयल अपने
डैश में जाकर, तो नीर का मतलब होता है पानी। चलो पानी पीकर, यहां पर नीर आ गया, पानी अपने पानी में जाकर बैठ गई, यह गलत है। नीड़ का मतलब होता है बच्चा घोंसला। यदि दोनों में घोंसला आएगा तो घोंसला पीकर कोयल अपने घोंसले में बैठ गई, यह भी बात गलत है। नीर पीकर कोयल अपने घोंसले में बैठ गई, नीड़ में बैठ गई, यह हो सकता है। कभी भी घोंसला पिया नहीं जाता। यहां पर नीर अर्थात पानी पीकर, यहां पर जो सही शब्द आएगा वो पानी आएगा, और यहां पर जो सही शब्द आएगा वो नीड़ आएगा। क्योंकि नीड़ का मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीर पीकर कोयल अपने घोंसले में बैठ गई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भरपेट में कैसा समास है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो जो भरपेट, याद रखिएगा, जिसके आगे अनु, यथा, या, प्रेति, भर, ये सारे के सारे शब्द आ जाते हैं, जिसके भी शुरू में हमेशा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। हमेशा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो भरपेट कैसा समास है? भरपेट अव्ययी भाव समास है। द्विगु, जैसे तिराहा, जिसके पहला पद संख्यावाची होता है। आपको किसी संख्या का पता चले, यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, और एक दूसरे के लगभग विलोम, द्वंद्व समास। कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण जैसा और दूसरा शब्द होता है जो किसी की विशेषता बता रहा होता है। तो याद रखिएगा, अनु, यथा, आवत, प्रति, भर, आ, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्ययी भाव समास। आगे, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अंग, अह, इन्हें क्या कहते हैं? ये वर्णमाला में तो स्वर के साथ आते हैं, लेकिन पंडित किशोरीनाथ वाजपेयी कहते हैं कि ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ये हो नहीं सकते, क्योंकि संयुक्त व्यंजन तो 4 है। तो ये क्या हो गए? अयोगवाह। अयोगवाह इसलिए न तो इनका मेल स्वर के साथ होता है, स्वर की परिभाषा के साथ, और न ही इनका मेल व्यंजन की परिभाषा में। इनका योग, इनका जोड़ किसी के साथ नहीं होता। जिसका जोड़ किसी के साथ नहीं होता, अयोग, अजोड़, अर्थात उसका योग किसी के साथ नहीं है। तो अंग और अह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। सी एकदम सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? और जो भी ऊष्म व्यंजन होते हैं आपको उनका उच्चारण स्थान भी बताना है। इसी तरह जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो कैसे व्यंजन होते हैं बच्चा? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उनका भी आपको उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है? उच्चारण स्थान। तो हिंदी वर्णमाला में ये जो चारों होते हैं, श शलजम, श शतकोण, से सपेरा, है हलकारा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। जो ये होता है बच्चा, ये क्या होता है? श। इसका स्थान बताइए क्या होगा? इसका स्थान तालु होता है श का। जो श पे शलजम होती है, इसका स्थान बच्चा मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य। जो स पे सपेरा होता है, इसका स्थान वर्त से होता है, जो कि आपका ये है। इसका स्थान कंठ होता है, कंठ से होता है। इसको काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। तो ये इनके उच्चारण स्थान है। जबकि तैथ दैध ये दांत से बोले जाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें स्पर्श भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ये बच्चा तालु से बोले जाते हैं, तालु से। ट ठ ठ ढ, इन्हें मूर्धन्य से बोले जाते हैं। अंतस्थ या रा ला वा, या रा ला वा, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे बच्चा कैसे होते हैं? ये तालु से,
ठीक है, तो आंसर क्या चाहता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उसने पत्र लिखा। उसने के नीचे अंडरलाइन है, उसने के नीचे रेखा है, तो उसने पत्र लिखा, इसमें क्या सर्वनाम होगा? यह किसी व्यक्ति के लिए, तो जाहिर सी बात है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा भाई, किसी व्यक्ति के लिए। और यहां पर ना तो वक्ता स्वयं के लिए, तो उत्तम पुरुष नहीं हो सकता, सामने वाले के लिए भी नहीं कह रहा, तो बच्चा मध्य पुरुष भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या? उसने अर्थात किसी और अन्य व्यक्ति ने, तो यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पर कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक। निजवाचक होता तो आप, ऐसे शब्द का प्रयोग होता जो स्वयं, जिनका मीनिंग खुद से करना होता है। निश्चयवाचक में यह और वह, और संबंध में जो और सो आते बच्चा। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो रेखांकित शब्द का सर्वनाम है पुरुषवाचक, और वो भी कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा बच्चा? अन्य। आगे आ जाता है, मुख्य अतिथि के सम्मान में, यहां पर अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। आपको इसमें कारक बताने हैं, आपको इसमें कारक बताने हैं। कारकों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें पदसर्ग भी बोलते हैं, उन्हें कारक चिन्ह भी बोलते हैं, उन्हें कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। जब भी क्रिया की स्थिति के बारे में बात हो रही है, क्रिया किसके ऊपर हो रही है, घोड़े पर बैठा, जो भी सम्मान है वो किसके सम्मान में? मुख्य अतिथि के सम्मान में। तो याद रखिएगा यहां पर अधिकरण कारक होता है। में और पर की जो परसर्ग होते हैं वो अधिकरण के होते हैं। कर्ता ने संप्रदान को के लिए, जब हम कोई काम किसी के लिए करते हैं तो संप्रदान, और यहां पर जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यहां पर अधिकरण कारक होता, क्या होगा बच्चा? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है आपको। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो परिमाण अर्थात जिसको आप नाप तोल सकते हो। परिमाण का मतलब होता है जिसको आप नाप तोल सकते हो। अब देखिए, सर्वदा मतलब हर जगह, सर्वत्र, हर जगह, गलत, अलग। इतना का मीनिंग क्या होता है? अरे इतना दूध, इतना पानी, इतने लोग हो। अक्सर आप यहां किसी चीज को नापते तोलते हैं, तो यदि इसमें आपसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा जाए तो आप सही उत्तर क्या दोगे? इतना, कितना। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी, यह परिमाणवाचक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल, अल्पकाल मतलब बहुत थोड़े समय तक रहे, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, बहुत थोड़े समय तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग बच्चा संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है? संचारी भाव का दूसरा नाम, और संचारी भावों की संख्या क्या होती है? विभाव होते हैं ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हमारे मन में भाव जगते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 है, तो 11 क्या हो जाते हैं? आजकल आधुनिक समय में रस हो जाते हैं, जो शुरू से अंत तक रहता है। मन का प्रधान भाव, प्रधान भाव। अनुभाव, मन में कोई भाव जगा जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। क्या हो रही है? शारीरिक चेष्टा भावों से, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। और तीसरी चीज क्या है? संख्या,
इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आगे आ जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? शासकीय भाषा घोषित किया गया है, बताइए। शासकीय भाषा घोषित किया गया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपको यह भी बताना है कि संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? बिल्कुल सही, संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसमें राजकीय भाषा अर्थात जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसके संबंध में है। और अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। और ये जो हिंदी होगी ये खड़ी बोली का संस्कृत निष्ठ रूप होगी, खड़ी बोली का। 315 में संघ लोक सेवा आयोग, 370 स्पेशल प्रोविजन और 51A में व्यक्तियों के नागरिकों के मूल कर्तव्य, सिटीजन्स या नागरिकों के मूल कर्तव्य, भाग 4A। तो अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आज के लास्ट क्वेश्चन हो गए बच्चे। अभी आपने 44 क्वेश्चन किए। आप लोग अपने स्कोर बताइए कि इस 44 में से आपका स्कोर कितना है। डेली मंडे से आपको रात 8 बजे, रात 8 बजे अभी 6 या 7 क्लास हुई है उसकी। जो भी नए जुड़ रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हो, चाहे यूपी कांस्टेबल, कल लेखपाल की कर रहे हो, या वीडियो की कर रहे हो, या आप अन्य किसी एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आप बिहार की कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश, आप राजस्थान या जिसकी भी कर रहे हो, रात 8 बजे रोज हिंदी क्लास होती है। दोबारा नए सिरे से हिंदी शुरू हो गई है, 5 से 6 क्लास हो गई है। इन्हें आप जरूर कर लेना, जिससे कि मंडे सोमवार से आप मेरे बराबर चलो, मेरे साथ चलो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, मेरे दोस्त पूरी जान लगा दो, जितना भी पढ़ाया जाता है उसका 2 से 3 बार बच्चा लिख लिख कर, कम से कम 2 से 3 बार उसी दिन लिख लिख कर रिवीजन करो। और इस तरह से अपना टाइम टेबल बताओ कि कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाए, 10 बार क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए, पहली बात। और आज को पता है ना, आज रात 10 बजे से करंट अफेयर, हालांकि आपके कुछ लोगों की मैथ की क्लास भी होगी, जो करंट अफेयर छूटे गए बहुत देर तक पढ़ाऊंगा, इसमें रुके रहना। और कल सुबह 10 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो मार्च अप्रैल में जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए। और कल बच्चा 12 से आपको पता है रात तक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास है, चुनिंदा टॉपिकों की, एकदम बिल्कुल सेलेक्टिव, और मजा आ जाएगा आपको। मेरी बात आप समझ रहे हैं? स्कोर आज आपका 44/44 रहना चाहिए था। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका स्कोर कैसा रहा, ऑफलाइन कमेंट करके, और आपको क्लास कैसी लगी, और कौन कौन नए सिरे से क्लास ले रहा है। 4 से 5 हो चुकी, उन्हें कंप्लीट कर लो कल में, और दोबारा आ जाइए। जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करके जाना सब्सक्राइब, और उसके पास में घंटी होगी, जिससे कि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। समय पर आया करो, और जैसे क्लास खत्म हुआ करे, जी जान लगाकर, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से उस चीज को पढ़ा करो, मतलब आत्मा प्रसन्न हो जानी चाहिए। आज आप देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल नया हो गया पेपर का पैटर्न, और हमें उस नए को पकड़ना है, और आपको बिल्कुल नई चीजों को एकदम शुरुआत से, बेसिक से पढ़कर, और आपको एकदम जड़ से चीजों को लेकर चलना है। एकदम एक एक चीज पर मेहनत करनी है। वही इस बार नौकरी लेगा जो जड़ों को मजबूत कर लेगा, बेस को मजबूत कर लेगा।
फिर कितना ही सुंदर वृक्ष लगा लेना। और याद रखिएगा कि वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तूने रुकेगा कभी, तूने थकेगा कभी। लड़के लड़कियां दोनों सुन लो। चूल्हा चौका बर्तन बाथरूम कुछ भी तुम दुनिया में जाओ, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सब्जेक्ट होने चाहिए, मोबाइल में वो वीडियो चलती होनी चाहिए, तो वो आवाज आती रहनी चाहिए कि हां क्या करंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तनिक पत्र छाओ भी, तूने थकेगा कभी, तूने रुकेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी, तूने थमेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, इस बार धुआं धुआं कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।